बताओ कहां से करना है? 1 से कहां तक? हाँ, 1 8 9 10 जी एडवांस में बस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में बताएं। 2 1 2 3 8। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या? F1 बराबर 2 F2 में इसमें एक्चुअली मैग्नीट्यूड को इक्वल करना अपने को। F2 नेगेटिव आएगा, कॉनकेव है इसलिए उसका मैग्नीट्यूड को F1 बराबर 2 F2 में मैग्नीट्यूड को लिखना है। नहीं पता तो वो तो कॉमन सेंस से चलेगा ना भाई, पॉजिटिव नेगेटिव तो इक्वल हो ही नहीं सकते। जैसे F1 बराबर 2 F2 है, अब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो क्या कभी इक्वल हो सकते हैं ये? तो ये मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, इसलिए नहीं आ रहा होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो 9 में अपने को जो है एक ग्राफ दिया हुआ है। किसका ग्राफ दिया हुआ है ये? इंसिडेंट लाइट इज शोन, वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डीएम इज द, ये देखो थोड़ा डायग्राम में गलती कर दी इन्होंने। ये लिखा तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, यहाँ डीएम लिखा है, एक्चुअली डीएम नहीं, ये म्यू है ये। हाँ, नहीं ऑप्शन में नहीं, सिर्फ क्वेश्चन में। ये म्यू है, म्यू, डीएम नहीं है वो। क्वेश्चन में लैंग्वेज पढ़ो, ये थोड़ा गड़बड़ है डायग्राम में। लैंग्वेज में लिखा है सही साफ साफ, वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज शोन, मतलब म्यू का ग्राफ है वो। और पूछा है डिविएशन का, मिनिमम डिविएशन का। डीएम इज द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। और थिन प्रिज्म है, थिन में तो मिनिमम मैक्सिमम जैसा कुछ होता ही नहीं, थिन में तो एक ही डिविएशन होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब देखो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं म्यू कम हो रहा है, तो म्यू कम होगा तो डिविएशन भी क्या होगा? कम। तो इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा? डिविएशन का भी ऐसा डिक्रीज होता ही तो बनेगा। तो बस यही आंसर है इसका, एकदम फालतू सवाल है। 10 11। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 पर, ये है 20 और इनके बीच की डिस्टेंस है 80। तो सबसे पहले तो लाइट रे इससे जाएगी तो इसकी इमेज बनेगी, कहां बनेगी इसकी इमेज? 60 पे आ रही है क्या? I1। अब ये I1 इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी। अब बोल रहे हैं हमसे कि convex mirror is to the right of convex when object this its image remains at the same position even if concave mirror is removed। अगर मिरर को हटा दें तब भी इमेज सेम पोजीशन पे ही रहे। सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे? अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया ये वाला पॉइंट, तो लाइट रेस पे ऐसे जाएगी परपेंडिकुलर और वापस आ जाएगी, तो इसकी जो मिरर से टकरा के जो इमेज बनेगी I2 वो भी यही बनेगी, नहीं बनेगी? तो लेंस प्लस मिरर, अगर इसको हटा दें, इसको अगर हटा दें तो इमेज तो फिर यहीं रहेगी। मिरर को लगा दे तो भी मिरर की वजह से जो इमेज बने वो यहीं रहे, तो ऐसा तभी होगा जब वो मिरर के कहां पर हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर ऐसा हो गया फिर ये डिस्टेंस कितनी होगी? 20 होगी, और 20 होता है सेंटर की 2f, तो 2f बराबर 20, तो f बराबर, पूछा क्या है? ऑब्जेक्ट फॉर विच कॉनकेव मिरर वुड प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज कब बनाता है कॉनकेव मिरर? फोकस और पोल के बीच में हो, तो इसकी मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस हो सकती है वर्चुअल इमेज के लिए?
एफ के बराबर ही हो सकती है, तो एफ के बराबर यानी 10 के बराबर, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। इलेवन, 12, 11 तो हो गया पहले शायद। हाँ, कौन सा 11? पहले तो करा दिए थे तो 12 और 13 बताए। अरे वाह, 13 से देखो, graph shows the magnification produced by a thin lens vary with image distance v. What is the focal length of the lens? तो फोकल लेंथ पूछ रहे हैं हमसे, सी ए बी ये सब दिया हुआ है हमें, कैसे करें? एम और वी का रिलेशन क्या होगा, पहले ये देखना पड़ेगा अपने को। कैसे देखें? एम क्या होता है? वी बाई यू होता है, और 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/u को मैं लिख सकता हूं यहां से 1/v माइनस 1/f। इसको इधर ले आऊं मैं, अगर 1/u को 1/v माइनस 1/f, तो एम और वी का रिलेशन आ गया, यू को हटा दिया मैंने, ये आ गया 1 माइनस वी बाई एफ। आया कि नहीं आया बताओ? 1 माइनस वी बाई एफ। अब एक्चुअली में ये जो है, हाँ, अब इसमें हमको जैसे v की वैल्यू, ये वाली पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट पर v की वैल्यू कितनी है a, और m की वैल्यू कितनी है पता नहीं कितनी है। a कहाँ है, कहाँ है ये वाली? c तो दी है इसमें। ये एक काम करें, इस पॉइंट पर m की वैल्यू कुछ मान लेते हैं m1 है, और इस पॉइंट पर m की वैल्यू m2 है, तो इनका डिफरेंस क्या है c। तो अपने काम करें, ये जो पॉइंट है इस पर v कितना है a, तो v को अगर a लिख दूं, m बराबर 1 माइनस ए बाई एफ, और इस वाले पॉइंट पर v कितना है a प्लस बी, उसको m2 बोल दिया मैंने, 1 माइनस ए प्लस बी अपॉन एफ। और मुझे ये पता है कि ये वाला पॉइंट m2 है, ये m1 है, तो इनका डिफरेंस कितना है c। तो अगर मैं इनका डिफरेंस ले लेता हूं m2 माइनस m1, तो कितना आएगा उसका डिफरेंस लेने पर, और ये c के बराबर होगा। तो दिस माइनस दिस अगर हम कर दें तो क्या आएगा, तो वो 1 तो कट जाएगा, a बाई एफ माइनस ए प्लस बी बाई एफ इज इक्वल टू सी आएगा। a बाई एफ भी कट गया, क्या बचा, माइनस बी बाई एफ इक्वल टू सी। तो f कितनी आ गई इसकी, माइनस बी बाई सी। इसमें एक्चुअली ये बी बाई सी का मैग्नीट्यूड दिया ना, क्योंकि सारे ऑप्शन में प्लस है, इसका मतलब इतना हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के हिसाब से करना पड़ेगा, वैसे तो माइनस में ही आएगा, है ना। एक्चुअली क्या है कि देखो इस क्वेश्चन में, वैसे मैंने बताया नहीं, सोल्व तो कर दिया, इसमें ही क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये है कि एम और वी का जो ग्राफ बनेगा माइनस स्लोप की लाइन बनेगी, और इन्होंने कैसी बनाई है, प्लस। क्वेश्चन ही गलत है ये, इसलिए वो माइनस आ रहा है। नहीं, इतनी छोटी मोटी चीजों के लिए बोनस नहीं होता, समझना पड़ता है थोड़ा बहुत। मोस्ट अप्रोप्रिएट वाले एक उनका एक वो है लोगो एनटीए का, क्या कि भाई छोटी मोटी गलती है बच्चे खुद से सुधारे, हम तो मतलब पूरा वहां पर सरकारी काम है एकदम, वहां पर ऐसा नहीं होता है। एडवांस वाले तो बहुत मेहनत से पेपर बनाते हैं, मेंस के पेपरों में मतलब एनटीए जो बनाते हैं उनमें इतनी दिक्कतें रहती हैं, अभी देखोगे धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ोगे। एडवांस में भी होती है बट इतनी नहीं होती, मेन में तो बहुत ऐसी ऐसी होती है कि मतलब क्या ही बताएं।
नीट का पेपर भी तो एनटी वाले कराते हैं ना। पिछले बार वो ऐसा पेपर कराया जिसमें 20 लोगों के 720 आ गए। इस बार ऐसा कराया कि वो एक के भी नहीं आएंगे। वो पिछली बार क्या उनको अच्छी फटकार पड़ गई सुप्रीम कोर्ट वगैरह से, इधर से उधर से केस वेस चल गए थे ना लास्ट ईयर। तो इस बार थोड़े जोश में आ गए वो लोग। अब वो मेंस का भी ऐसे ही बनाते हैं, आंख बंद करके कुछ भी बना देता है। मतलब पूरी चीजें नहीं लिखते, या तो इसमें लिखना चाहिए मैग्नीट्यूड, अब वो ठीक है क्या कर सकते हैं। फिर भी मोस्ट अप्रोप्रिएट के हिसाब से चलना पड़ेगा, दिमाग में ये बात हमको सेट करनी पड़ेगी मेंस का पेपर सोल्व करते टाइम। ठीक है, इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये तो ऐसा है तो फिर हम ऐसा क्यों करें, तो फिर वो अपना ही नुकसान हो जाएगा, है ना। क्वेश्चंस में इतना थोड़ा बहुत देखना पड़ता है ना, जैसे ये मैग्नीट्यूड है। चलो नेक्स्ट, 14 के बाद और कुछ। हाँ 17 पहले तो बता दिया था ना ये तो। और 18 18 दो आंसर। ये देखो मैंने बताया ना, एनटी वाले घपलेबाज लोग हैं ये आंख बंद करके करते हैं काम ये। हाँ हाँ नहीं, वो जो एलन वाला आंसर है ना वो सही है। हाँ दो आंसर दिए ना पीछे, एक ऐसा लिखा होगा एनटी वाला, एक एलन वाला, तो वो एलन वाला सही है। क्या हो सकता है इसमें बाद में हो गया होगा करेक्शन, 2020 काफी पुराना है तो ये तो बहुत ही गलत है, तो हो सकता है इसमें उस समय हो गया होगा बाद में करेक्शन। करेक्शन ही हो गया होगा ना बोनस का। आंसर की जब एलन ने बनाई थी तब उस समय नहीं हुआ होगा, इसलिए अलग लिख दिया, बाद में हो गया होगा, क्योंकि ये तो काफी अलग है ना, गलत है, बाद में हो गया इसमें। नेक्स्ट 19 और कुछ। 22 अरे तो याद करने का रिलेशन बताया था ना स्टार्टिंग में। और 27 इसमें भी मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, तीसरे लेंस का फोकल लेंथ 10 है ना, उसको 30 कर लो। ये अभी वो नीचे मैं डिस्कस करके आया था उसमें भी ये 30 है, ये आंसर इसका इसलिए नहीं आ रहा होगा ना इसमें। वो फिर कुछ बच्चों ने बताया मेरे को पुराना पेपर, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये एफ जो 10 है ना तीसरे वाले की, उसको 30 कर लो 27 में। पहले की 10 है, दूसरे की -10 और तीसरे की भी 10 है, वो तीसरे की 10 को 30 कर लो। पिछले साल भी हाँ आया ना, इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन होगा। और मेहनत कौन करे उसी को छाप दो है। चलो 20, अच्छा उसमें शायद 30 वैल्यू होगी है, उसमें 30 है। हाँ इसमें भी 30 करनी करेगी तभी इसका आंसर मैच होगा। और कुछ। ट्वेंटी और कुछ। 31 सारे सवाल पूछोगे क्या। देखो 31 में क्या करेंगे, एक लेंस है और एक स्क्रीन है, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, ऐसे एक स्क्रीन है 12, और एक ऑब्जेक्ट है 2.4 मीटर। 2.4 मीटर कितना सेंटीमीटर हो गया, 240 सेंटीमीटर हो गया। और इसका फोकल लेंथ कितना है, नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो बोल रहे हैं कि इस पर स्क्रीन पर इमेज बना रहा है ये, और फिर बाद में बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक ग्लास स्लैब रख दी, तो ग्लास स्लैब रख दी इसके पैरेलल लेंस के, तो बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट करेंगे ताकि दोबारा शार्प इमेज बन जाए किस पर, स्क्रीन पर। अब ग्लास स्लैब का काम क्या होता है, शिफ्ट करना होता है,
टी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू, तो उतना वो टी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू आगे शिफ्ट कर देगी उसको, तो इमेज को उतना ही पीछे कर दे अगर हम, तो वापस स्क्रीन पे आ जाएगी। तो उसके लिए यू को भी पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इमेज की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होती है ना। अगर इमेज को पीछे चलाना है लेफ्ट साइड, तो ऑब्जेक्ट को भी किधर चलाना होगा, लेफ्ट साइड। तो बस हो जाएगा, बहुत इजी है। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो इसकी फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बाद में जब हम यू निकालेंगे तो फोकल लेंथ चाहिए होगी। तो पहले फोकल लेंथ निकाल लो। कैसे? 1/f = 1/v माइनस 1/u। कितनी आ गई इसकी फोकल लेंथ? ये 240 भी, सॉरी 21/240। वैल्यू भी गंदी सी आ रही है। कितनी आ गई है? 3 से कट जा रहा है ना ये, 80/7 आ रही है। अब बोल दिया कि यहाँ पर एक ग्लास स्लैब लगा दी है, कोई बात नहीं लगा दी तो। अब जब ग्लास स्लैब लगा दी है तो उसकी वजह से जो इमेज है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि जो लाइट रेज आएंगे ना इसकी, ऐसे मान लो वो यहाँ पर ऐसे, पहले वो इधर जा रही थी तो वो थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाती ना ऐसे। पहले तो वो कहीं जा रही थी स्क्रीन पर, अब वो स्क्रीन से आगे निकल जाएगी। कितना आगे निकल जाएगी? कितना आगे शिफ्ट हो जाएगी इमेज? वो होती है टी इंटू, तो ये निकाल लो कितना आ रहा है। ये टी कितना है इसका? 1 सेंटीमीटर, और म्यू 1.5 है ना, तो ये 1/3 आ गया। 1/3 आगे शिफ्ट हो गई इमेज। हमें बोला है कि इसको वापस स्क्रीन पर लाना है, तो इसको 1/3 पीछे कर दे अगर हम इमेज को। कितना पीछे कर दे? स्क्रीन पर आ रही थी अभी तो इमेज, इमेज 12 सेंटीमीटर पे आ रही, तो इसको 12 माइनस 1/3 कर दे, ताकि वो स्लैब से 1/3 वापस शिफ्ट होकर के स्क्रीन पे आ जाएगी। तो वापस से लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/f = v। v की वैल्यू 12 माइनस 1/3, समझ में आया? 12 माइनस 1/3 माइनस यू, यू निकाल लो यहां से। f की वैल्यू आई गई अपने पास, कितनी? 80/7। देखो u कितना आ रहा है, तो ये जो u आएगा है कितना? -560। कर लिया कैलकुलेशन? वेरी गुड, बहुत अच्छे। -560 आ रहा है, माइनस तो आ रहा है लेफ्ट में। पहले था 240 पे, अब है 560 पे, तो कितना पीछे शिफ्ट कर दिया उसको? 560 ले गए 240 से, तो डिफरेंस ले लो, 560 माइनस 240, 320। तो ये देखो इसका आंसर क्या है। हाँ यही है, देखो 3.2 मीटर। नेक्स्ट 31 के अलावा और कुछ जल्दी बताएं, 35 तक। 36 to 40, 36 to 40, 41 to 45। जैसे इसमें एक पॉइंट हमें पता है 20-20 वाला है ना, ये वाला कौन सा पॉइंट? सी वाला पॉइंट। इसका मुझे पता चल रहा है यहाँ पर सी वाले का कि ये कितना डिस्टेंस है 20, और ये कितना है 20। ये वाली जो डिस्टेंस है 20, ये किसकी डिस्टेंस है? एक्स, ऑब्जेक्ट की। मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस। फोकल पॉइंट से मेजर की गई डिस्टेंस है ये, लेंस से नहीं है। मतलब एक्स की वैल्यू 20 नहीं है, यू की वैल्यू 20 नहीं होगी, 20 प्लस एफ होगी, और वी की वैल्यू भी 20 प्लस एफ होगी। हाँ हाँ, वैसे तो एक न्यूटन फॉर्मूला होता है। क्या नहीं बताया था कि मैंने? एक्सओ इंटू एक्स आई बराबर एफ स्क्वायर। वो मिरर में बताया था ना, लेंस में भी होता है, सेम ही होता है। बस इसमें एक्सओ जो होता है वो होती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस, और ये होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकंड फोकस। मिरर में तो एक ही फोकस होता है, तो इसलिए दोनों डिस्टेंस एक से ही होती है। ये क्या है कि यूज नहीं आता, इसलिए हम इसको पढ़ते भी नहीं है। बट इसको अगर ना भी पता है किसी को तो भी वो कर लेगा। 1/v, v को लिखेगा 20 प्लस एफ माइनस 1/u। क्या? नहीं नहीं, अलग अलग से, और इक्वल टू 1/f।
इससे भी एफ की वैल्यू आ जाएगी और इससे भी आ जाएगी, इससे जो आएगी वो इससे आएगी, इससे तो सीधा ही 20 आ रही है एफ की वैल्यू, एक्स ओ एक्स आई, वो वाई एक्स आई इमेज की डिस्टेंस। 30 और 10 कैसे? और पॉइंट भी, लेकिन 30 वाला पॉइंट इस पे ग्राफ पे थोड़ी आ रहा है ये वाला, वो तो यहाँ कहीं नीचे आ रहा है इस पॉइंट पर 30। ये डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या 30 और 10 थोड़ी है, 30 और 10 तो यहाँ आ रहा है, यहाँ पर नीचे इधर, ग्राफ तो ये है ना, इस पर आ रहा है कि 30,10, तो फिर उसको क्यों लेंगे? हाँ जी। और कुछ? 41 to 5, बस? चलो, और क्या दिया इसके अलावा? जेई मेंस के अलावा? बस? बस इतना ही? ठीक है। तो आज हम लास्ट क्लास में डिस्पर्जन पढ़ना हमने शुरू किया था, है ना? हाँ। क्या? एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्जन। सबसे पहला हम पढ़ रहे थे क्या? डिस्पर्जन डिस्पर्जन बाय थिन प्रिज्म, इसमें बता दिया था क्या? देखा ना? अच्छा ठीक है। इसमें एक चीज और मैं बताने वाला था कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, देखो कॉम्बिनेशन जब होगा एक से ज्यादा प्रिज्म का, तो उसमें नेट डिविएशन और नेट डिस्पर्जन क्या हो जाएंगे? जैसे हमारे पास एक थिन प्रिज्म है, एक दूसरा थिन प्रिज्म है, दोनों एक दूसरे पास पास रखे हुए हैं, और यहां पर सपोज एक लाइट रे आती है, व्हाइट लाइट। देखो अभी तक डिस्पर्जन से पहले जो हम पढ़ रहे थे वो कौन सी लाइट पढ़ रहे थे? मोनोक्रोमेटिक, मतलब जिसमें कलर एक ही हो। लेकिन अभी व्हाइट लाइट, तो उसमें कितने कलर होंगे? नहीं 7 नहीं होते, वो तो मेन 7 है, बाकी इनफाइनाइट ही होता है। हाँ, अब इसमें होगा क्या कि जो है अपना 2 बार डिविएशन होगा। जैसे एक बार यहां से हुआ, फिर एक ये यहां पर गई, फिर यहां से ऐसे फाइनली ऐसे आ गई, और इसी प्रकार से रेड कलर इधर गया, फिर इधर, फिर इधर और फिर इधर। अब ये जो डिविएशन हुआ दोनों प्रिज्म से, तो नेट डिस्पर्जन कितना हुआ ये हमें बताना है। हाँ, नेट डिस्पर्जन कितना हुआ इनके बीच का एंगल थीटा। तो देखो बहुत सिंपल है, जब हमने पहले भी पढ़ा था डिविएशन, तो हमने पढ़ा था कि जब एक से ज्यादा प्रिज्म से डिविएशन होगा तो नेट डिविएशन में दोनों डिविएशन ऐड हो जाएंगे। अरे हाँ या ना? तो अगर हमें नेट डिविएशन चाहिए किसी का भी, तो वो पहले प्रिज्म का डिविएशन प्लस दूसरे का, अरे हाँ या ना? तो जैसे मुझे वॉयलेट का नेट डिविएशन चाहिए, तो वॉयलेट का पहले का प्लस वॉयलेट का दूसरे का। इसी प्रकार रेड का नेट चाहिए, तो रेड का पहले का डिविएशन प्लस रेड का दूसरे का। यस और नो? जैसे मुझे रेड का नेट चाहिए, तो रेड का पहले वाले से प्लस रेड का दूसरे वाले से। मेरे को वॉयलेट का नेट डिविएशन चाहिए, तो वॉयलेट का पहले वाले से प्लस वॉयलेट का, या मुझे किसी और का भी चाहिए, येलो कलर का चाहिए, तो उसका भी क्या करूंगा मैं? पहले वाले से डिविएशन प्लस, अरे 2 बार हो रहा है ना डिविएशन, और सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो ऐड होंगे। अगर मान लो अपोजिट होता तब प्लस की जगह यहां क्या करते? माइनस करते। कोई डाउट इसमें? तो जो नेट डिविएशन हुआ रेड का वॉयलेट का, इनका डिफरेंस क्या होगा? थीटा नेट। थीटा नेट होगा डेल्टा नेट ऑफ रेड, नहीं डेल्टा नेट ऑफ वॉयलेट
माइनस डेल्टा नेट ऑफ रेड। तो क्या आएगा ये? यही आएगा क्या? और ये क्या है? डेल्टा वोयलेट माइनस डेल्टा रेड, ये तो थीटा 1 हो गया। और ये क्या हो गया? थीटा 2। मतलब जैसे डिविएशन ऐड हो जाते हैं वैसे ही, तो आगे से ये याद रखें कि डिस्पर्जन भी ऐड हो जाते हैं। कोई डाउट इसमें किसी को? लिख लो। अगर ऐसा होता, मान लो सपोज एक प्रिज्म ऐसे होता, एक उल्टा होता, फिर एक वापस उल्टा होता, फिर इसमें क्या होगा? लाइट आ रही है ऐसे, तो जैसे थीटा नेट पहले का अगर क्लॉकवाइज ऐसे होगा तो दूसरे का, और फिर तीसरे का, तो क्लॉकवाइज को अगर प्लस ले लें तो दूसरे का माइनस होगा, ऐसे करना पड़ेगा ना। और अगर डेल्टा करना हो किसी भी कलर का तो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। बोलो बात समझ में आ रही है? यानी कि विद साइन हमें करना है नेट में, है ना। ये नेगेटिव कर दिया इसका, विद साइन। क्योंकि ये रिवर्स में करेगा ये वाला, दूसरा वाला। क्या लिख रहा हूं यहाँ? A3। तो ये होता है कॉम्बिनेशन प्रिज्म। कोई डाउट इसमें किसी को तो बता देना। और ये जो वैल्यू है थीटा 1 की, ये डेल्टा V1 माइनस डेल्टा R1 की वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू, थीटा 1 की वैल्यू म्यू V1 माइनस म्यू R1 इंटू A1, और थीटा 2 की म्यू V2 माइनस म्यू R2 इंटू A2। याद है ये कैसे आया? कैसे आया ये? थीटा 1 की वैल्यू कैसे आई ये? डेल्टा V1 म्यू माइनस 1 इंटू A1, ये म्यू R1 माइनस 1 इंटू A1, तो उनको माइनस किया तो वो यही तो आता है। अरे यही तो आता है रे। जैसे एक एग्जांपल लिखो। जैसे इधर देखो, जैसे हमें दो प्रिज्म दिए हैं, दोनों के लिए म्यू गिवन है। वोयलेट का म्यू गिवन है, रेड का म्यू गिवन है। इसके लिए भी वोयलेट का म्यू गिवन है, रेड का म्यू गिवन है। दोनों के लिए वोयलेट और रेड के म्यू गिवन है अलग अलग। ठीक है। वो बोले नेट डिविएशन बताओ। अब देखो नेट डिविएशन बोला नहीं किस कलर का बताना है, तो किसका बताएंगे? एवरेज। एवरेज मतलब किसका? येलो का। आप कहोगे लेकिन येलो का म्यू तो दिया ही नहीं, कैसे बताएंगे? एवरेज निकाल लेंगे। बोलो हाँ या ना। तो जैसे मैं बोलूं कि पहले वाले का डिविएशन, डिविएशन होगा म्यू 1 माइनस 1 इंटू A1। अब ये म्यू 1 किस कलर का लें? कुछ बोला नहीं है। म्यू 1 पहले प्रिज्म के लिए म्यू 1 एवरेज लेंगे इनका, वो येलो के बराबर ही होता है। तो इनका एवरेज क्या आएगा दोनों का? बताओ जल्दी। कितना आएगा? 1.75 माइनस 1 इंटू A1 2 डिग्री, तो ये आ गया 0.75 इंटू 2, कितना हो गया ये? 3/2 यानी कि 1.5। इसी प्रकार डेल्टा 2 आएगा।
वो कितना आएगा डेल्टा टू। इसी प्रकार म्यू टू -1 इंटू ए टू, तो इसमें एवरेज लेना पड़ेगा इन दोनों का, एवरेज दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई टू, एवरेज लेना तो आता है ना। तो कितना एवरेज आएगा इसका 2.05, 2.05 आएगा। -1 इंटू ए टू 1 डिग्री, कितना आ गया ये 1.05 डिग्री आ गया। और डेल्टा 1 डेल्टा 2 दोनों ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे नेट डिविएशन में, ऐड होंगे। तो नेट डिविएशन क्या हो गया इसका फिर, हाँ 2 पॉइंट, वेरी गुड। तो ये इस प्रकार से नेट डिविएशन अपन निकाल सकते हैं। सो नेट डिविएशन इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया अपना 2.55 डिग्री। अब इसी प्रकार से नेट डिस्पर्जन चाहिए, तो नेट डिस्पर्जन भी सेम इसी प्रकार से होगा। कैसे, पहले प्रिज्म का डिस्पर्जन होगा θ1, क्या होगा θ1, क्या होगा θ1, थीटा क्या होता है म्यू वोयलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए। तो पहले प्रिज्म का है 1 1 लगा दिया, तो ये अपना कितना आ गया 0.1 इंटू 2 0.2। इसी प्रकार से θ2 आएगा, ये कितना आएगा इसी प्रकार से, ये भी 0.1 डिग्री आ जाएगा, बोलो। और नेट थीटा फिर कितना आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 0.3 डिग्री आ जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये होता है कॉम्बिनेशन। तो जैसे एक में करते हैं वैसे दो में कर लेंगे, उसमें क्या है, उसको ऐड ही तो करना है। क्यों, समझ में आ गया सबको? अरे नेट डिवीजन और नेट डिस्पर्जन में कोई डाउट? चलो लिख लो इसको फटाफट। अब एक स्पेशल केस में बता रहा हूं कि अगर दो प्रिज्म या तीन प्रिज्म का कॉम्बिनेशन है और उसका अगर नेट डिस्पर्जन 0 हो जाए तो क्या होगा। अच्छा, नेट डिस्पर्जन 0 हो सकता है क्या, कैसे, उल्टा रख दें एक को और फिर वो नेट होगा θ1 माइनस θ2 होगा उल्टा रखने पर, और फिर वो 0 हो सकता है क्या, यस θ1 बराबर θ2 तो हो सकता है क्या। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे वापस से व्हाइट लाइट मिल जाएगी। नेट डिस्पर्जन 0 का मतलब है हमें वापस से, पहले व्हाइट लाइट टूटेगी फिर वापस मिल जाएगी, तो वापस से हमें क्या मिलेगी, व्हाइट लाइट। तो ऐसे कॉम्बिनेशन की कंडीशन क्या होगी, नेट डिस्पर्जन इक्वल टू 0। और ऐसे कॉम्बिनेशन को बोला जाता है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, एक्रोमेटिक। एक्रोमेटिक मतलब क्रोमेटिक का मतलब अपोजिट, एक्रोमेटिक। हिंदी में लग जाता है किसी का आगे तो अपोजिट हो जाता है ना, ऐसे ही एक्रोमेटिक। तो यहां पर देखो लिख लिए, देखो एक स्पेशल टाइप का कॉम्बिनेशन जो होता है वो ये होता है, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। क्या होता है एक्रोमेटिक, जिसमें डिस्पर्जन नेट 0 हो जाए बट डिविएशन 0 ना हो।
ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। लिख लें, थीटा नेट जीरो बट डेल्टा नेट इज नॉट जीरो, सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं, एक नाम और हो सकता है इसका, डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन। मतलब डिविएशन तो आ रहा है लेकिन विदाउट डिस्पर्जन, विदाउट डिस्पर्जन मतलब डिस्पर्जन नहीं आ रहा है। दिस इज द कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। तो ऐसा कब होगा, जैसे एक प्रिज्म ऐसे है और एक प्रिज्म ऐसे है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो कोई लाइट रे आई इधर, ये पहले वाले प्रिज्म से डिस्पर्ज हो जाएगी लाइक दिस, वॉयलेट और रेड में टूट गई, क्यों ये इसमें से फिर बाहर निकलेगी ऐसे, फिर ये दूसरे प्रिज्म पे जाएगी, दूसरा प्रिज्म उल्टा रखा है, वो किधर इनको करेगा डिविएट, ऊपर ऐसे बेस की तरफ करता है ना, लाइक दिस, ये इसको ऐसे कर देगा, और इसको भी किधर करेगा, ऊपर। तो अगर इसमें ऐसा कुछ हो जाए कि दोनों मिल जाए, तो फाइनली ये जब बाहर निकलेगी तो कैसे होके निकलेगी, हाँ, व्हाइट लाइट के फॉर्म में ही निकलेगी। मतलब व्हाइट लाइट गई, बीच में टूटी, फाइनली वापस क्या बन गई, व्हाइट। तो क्या कह सकते हैं कि नेट डिस्पर्जन जीरो हो गया, बोलो। बट डिविएशन जीरो नहीं हुआ, मतलब पहले ऐसे जा रही थी तो ऐसे जा रही है, डिविएशन तो आ रहा है, मतलब ये और ये पैरेलल नहीं है। तो इसकी कंडीशन बन जाएगी, बहुत सिंपल कंडीशन है, थीटा नेट जीरो। थीटा नेट जीरो करने के लिए अपने को करना पड़ेगा थीटा वन माइनस थीटा टू इक्वल टू जीरो, यानी थीटा वन बराबर थीटा, थीटा वन बराबर थीटा टू, थीटा वन चाहो तो लिख दो यहां पर, क्या क्या लिख सकते हैं थीटा वन बराबर थीटा टू को, ए वन बराबर म्यू वी टू माइनस म्यू आर टू बराबर ए टू, हो जाएगा थीटा वन बराबर थीटा टू। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा वन बराबर थीटा टू को ओमेगा वन डेल्टा वन बराबर ओमेगा टू डेल्टा टू। ये कहां से आ गया, डिस्पर्जिव पावर ओमेगा होती है थीटा बाई डेल्टा, तो थीटा हो गया ओमेगा इंटू डेल्टा। तो कई बार हमें क्या होता है कि इसके अंदर ओमेगा दे देते हैं, हमें म्यू नहीं देते, ओमेगा दे देते हैं, और फिर बोला है कि बताओ एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बना के दिखाओ, तो फिर इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ओमेगा वन डेल्टा वन बराबर ओमेगा टू। कोई डाउट इसमें? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लिखो, अच्छा दोनों प्रिज्म सीधे होंगे तब हो सकता है क्या ऐसा, नहीं। अब जैसे क्वेश्चन है यहां पर, हमें प्रिज्म एंगल दिया हुआ है A1 और A2 बताना है, ताकि ये एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बन जाए, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बन जाए, A2 बताना है, A1 दिया हुआ, म्यू भी गिवन है, पहले वाले का म्यू V1 है 1.5, म्यू R1 है 1.3, दूसरे वाले का म्यू V2 है 1.7, हाँ कितना, अरे वाह बड़ी जल्दी निकाल दिया, बिल्कुल सही है, बहुत सिंपल ही तो है, क्यों, क्या करना है बस, फॉर्म वहां पुट करना है, मतलब थीटा वन बराबर थीटा टू करना है, और क्या करना है, थीटा वन म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, तो म्यू वी माइनस म्यू आर कितना आएगा इसमें, 0.2 इंटू 3 डिग्री, और ये थीटा टू इसका म्यू वी माइनस म्यू आर 0.1 इंटू A2, कितना आ गया A2 यहां से 6 डिग्री, बोलो आया कि नहीं आया,
नहीं, फिर वो तो लाइक स्लैब हो जाएगा, वो स्लैब में होता है ऐसा, फिर वो स्लैब की तरह बिहेव करेंगे अगर हो गया तो। अभी मैं वही बताने वाला हूँ, सेकंड स्लैब तो लिखे सेकंड डिस्पर्जन बाई स्लैब। तो जैसे ये तो हमने देखा डिस्पर्जन बाई प्रिज्म, अब अपन देखेंगे डिस्पर्जन बाई स्लैब। देखें इधर, स्लैब में कितना डिस्पर्जन होता है। जैसे हमारे पास एक स्लैब है, डिस्पर्जन किसी का भी हो उसका बेसिक यही है, वोयलेट और रेड के बीच का एंगल निकालना है, वही डिस्पर्जन होता है। अब जैसे स्लैब में व्हाइट लाइट आ रही है, कि स्लैब होती है ना ये दोनों पैरेलल सरफेस, ये व्हाइट लाइट आ रही है, अब क्या होगा यहाँ पर, देखो सबसे पहले ये नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, वोयलेट वाला ज्यादा बैंड होगा, रेड वाला कम होगा, लाइक दिस, इसी प्रकार से होगा। अच्छा, स्लैब में लेकिन एक खास बात है क्या, कि स्लैब में जैसे मान लो अगर सपोज व्हाइट लाइट की जगह एक सिंगल कलर की लाइट आती, मोनोक्रोमेटिक, तो ये ऐसे अंदर ऐसे जाती फिर ऐसे बाहर निकल जाती, और हमने पढ़ा भी था कि ये वाली लाइटें और ये वाली लाइटें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्यों होती है पैरेलल, क्योंकि ये एंगल आई है, ये आर होगा तो ये भी आर, तो ये भी आई, तो ये देखो हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल और इसका एंगल दोनों का सेम है, तो इसका मतलब क्या, ये रे और ये रे दोनों इनिशियल और फाइनल रे पैरेलल हैं क्या, तो इसका मतलब यहां पर कोई डिविएशन होता है क्या, नहीं, बस ये थोड़ा साइड में शिफ्ट हो जाती है। इसको क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको हमने कैलकुलेट भी किया था क्या, हाँ क्या था, कोई बताएगा मुझे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो बच्चों ये जो है पैरेलल ही रहती है, क्या इसमें कोई डिविएशन आता है क्या, अरे बोलो तो, डिविएशन आता है क्या इसमें, नहीं आता, डिविएशन क्या होता है, जीरो। तो उसी प्रकार जब यहाँ पर व्हाइट लाइट आएगी, जैसे ये व्हाइट लाइट अगर ये स्लैब नहीं होती तो ऐसे निकल जाती, अब जब ये बाहर निकलेगी यहां से, तो वोयलेट वाली ऐसे निकलेगी, रेड वाली ऐसे निकलेगी, तो जब इसमें डिविएशन नहीं आता तो वोयलेट में भी नहीं आएगा, रेड में भी नहीं आएगा, यानी वोयलेट भी इसके इनिशियल के पैरेलल होगी और रेड भी पैरेलल होगी, बस उनमें थोड़ा सा वो हो गया क्या, स्प्लिटिंग हो गई ऐसे, बट ये दोनों है तो पैरेलल ही ना, इसके इनिशियल व्हाइट के, अगर दोनों पैरेलल हैं तो दोनों के भी, ये दोनों अगर इसके पैरेलल है तो आपस में भी पैरेलल है, मतलब ये सब कुछ क्या है, आपस में पैरेलल है, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, वोयलेट और रेड के बीच का, जीरो। अरे बोलो, तो एंगल थीटा होता है डेल्टा वोयलेट माइनस डेल्टा रेड होता है, तो वोयलेट जो है उसका भी इनिशियल डायरेक्शन से एंगल जीरो है, डिविएशन, इसका भी डिविएशन जीरो, इसका भी डिविएशन जीरो, तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ, जीरो। इसका मतलब क्या, यहां पर डिस्पर्जन हुआ, नहीं, तो हम बोलते हैं स्लैब से डिस्पर्जन नहीं होता, थोड़ा सा टूट गया बट ऐसे एंगल नहीं बना, एंगल, एंगुलर स्प्लिटिंग को ही डिस्पर्जन कहते हैं, ऐसे तो हो गई स्प्लिटिंग बट ऐसे एंगल वाली नहीं हुई, मतलब ऐसे पैरेलल तो हो गई बट ऐसे एंगुलर नहीं हुई इस तरह से। तो यहां पर डिविएशन जीरो होता है, इसलिए डिस्पर्जन भी जीरो होता है, तो लिख लें देयर इज नो डिस्पर्जन बाय द स्लैब, नो डिस्पर्जन बाय द, नो डिस्पर्जन बाय द स्लैब। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्योंकि डिविएशन ही जीरो है, तो स्लैब से ना तो डिविएशन होता है ना ही डिस्पर्जन होता है। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना, स्लैब वाली बात। अब हम देखते हैं डिस्पर्जन बाय लेंस।
नेक्स्ट एंड लास्ट, डिस्पर्जन बाय लेंस। अब इसमें डिस्पर्जन नहीं होता, बात ही खत्म हो गई आगे की तो सारी। क्यों? बाकी और बात क्या ही करें इसमें, तो बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है। हम्म। हाँ, एंगुलर वाले को ही डिस्पर्जन बोलते हैं। एक ही बात नहीं है, एंगुलर स्प्लिटिंग को ही डिस्पर्जन बोलते हैं। डिस्पर्जन बोलते ही उसको है। हाँ, एंगुलर डिस्पर्जन को ही डिस्पर्जन बोलते हैं, इसको नहीं बोलते डिस्पर्जन। वो हो रहा है, वो बात सही है, बट इसको डिस्पर्जन नहीं बोलते। जो डेफिनेशन है ना वो एंगुलर वाली है, मतलब। अब इसको देख करके बोल दो कि डिस्पर्जन हो गया, जबकि यहाँ तो जीरो होता है डिस्पर्जन। हाँ, रेनबो वो तो रेन में दिखेगा ना। थोड़ा दिख सकता है, बहुत हल्का फुल्का। एक्चुअली ये जो म्यू होता है ना, देखो ये जो ये आता है, ये बहुत छोटा होता है, ये मतलब इतना होगा कि आप देख ही नहीं पाओगे उसको। होगा तो सही, बट बहुत कम होगा। हो सकता है देख ले, दिख तो सकता है, बट डिस्पर्जन की डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा है ये, इसलिए डिस्पर्जन को क्या बोलते हैं? जीरो। डिस्पर्जन नहीं, डिस्पर्जन की डेफिनेशन में हमने इसलिए वहां पे देखो क्या लिखा था, एंगुलर स्प्लिटिंग लिखा था। वो बात सही है कि ये हो रहा है स्प्लिटिंग, बट डिस्पर्जन की जो डेफिनेशन है ना वो नहीं है ये। हाँ, स्प्लिटिंग कह सकते हैं बस। ठीक है, बता दूं? स्प्लिटिंग कह सकते हो, सही है। अब देखो, लास्ट, डिस्पर्जन बाय लेंस। देखो, डिस्पर्जन ऑफ लेंस समझने के लिए देखो, डिस्पर्जन किसी का भी हो, लेंस का हो, स्लैब का हो, डिस्पर्जन का मतलब है वोयलेट और रेड के बीच का एंगल। और वोयलेट और रेड के बीच का एंगल तब मिलेगा जब वोयलेट और रेड का डिवीजन मिलेगा। दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? डिवीजन और डिस्पर्जन। अब डिवीएशन लेंस का हमें पहले समझना पड़ेगा कि क्या होता है, क्योंकि लेंस का डिवीएशन पढ़ा नहीं है हमने अभी तक, है ना। तो पहले हम वही समझते हैं, डिवीएशन बाय लेंस। देखो, डिवीएशन बाय लेंस, किसी भी सिंगल कलर का कितना डिवीएशन होता है लेंस से। जैसे कोई सिंगल ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट रे, जैसे कोई सिंगल कलर की लाइट हो तो पहले उसका हम देखें कि कितना डिवीएशन होता है। जैसे देखो, इधर एक लेंस है अपने पास, और यहाँ कोई एक सिंगल कलर की लाइट रे आ रही है, लाइक दिस, और ये यहां से ऐसे जाते जाते ऐसे इधर चली गई, तो इसमें कितना वो हो गया ये डिविएट, वो हम देखना चाहते हैं। तो इसका जो होता है देखने का तरीका कि ये जो लेंस है ना, ये जो पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट, लेंस बहुत थिन है, ये तो हमें पता ही, हमारा जंक्शन स्टार्टिंग से ही है, इसलिए अब क्या मैं इस पॉइंट को, अगर ये लाइट है इसको मैं पीछे बढ़ाऊंगी और यहाँ से कट कर गई है, मान लो इसको पीछे बढ़ाया ऐसे, तो ये क्या, इसको मैं ऑब्जेक्ट और इसको क्या इमेज मान सकता हूँ क्या? नहीं मान सकते क्या? मान सकते हैं ना, एक रे अपनी तरफ से ऐसे ले लो, ये लो, ये दोनों का इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो सीधी निकल जाएगी, इमेज हो गई। तो ये जो लाइट रे है ये वाली, इसका कितना डिविएशन हुआ? ये वाली का तो जीरो हुआ, लेकिन ये वाली लाइट रे का कितना डिविएशन हुआ? ये प्रिंसिपल एक्सिस के जो एच हाइट ऊपर जा रही है, ये वाली, मान लो ये एच हाइट ऊपर यहां से पास हो रही है। तो देखो, इसको निकालने का तरीका ये रहेगा कि हम मान लेते हैं ये एंगल लेट से अल्फा और ये वाला एंगल लेट से बीटा। तो क्या इस ट्रायंगल में देख के बोल सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होगा? और अल्फा, क्योंकि ये पैराक्सियल रे, हमारा सारा जंक्शन पैराक्सियल पर ही चल रहा है पूरा सब कुछ, तो अगर ये पैराक्सियल है तो अल्फा बहुत छोटा होगा, तो टेन अल्फा को अल्फा लिख देंगे। और टेन अल्फा क्या होगा? ये मान लो इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इसको कुछ मान ले पी मान लेते हैं लेट से, तो ये क्या हो गया? टेन अल्फा एच अपॉन पी ओ, नहीं हुआ? और बीटा क्या हो गया? एच अपॉन पी आई, एच कॉमन हो गया, पी आई को मैं लिख सकता हूं वी, पीओ को साइन कन्वेंशन से माइनस यू,
और 1/v माइनस 1/u होता है 1/f, यानी डिविएशन हो गया h/f। तो लिख लो इसको, तो डिविएशन बाई लेंस इज h/f। तो दो चीजों पे डिपेंड करता है ये, फोकल लेंथ और h, किस हाइट पे लाइट आ रही है। सभी का डिविएशन सेम नहीं होगा, जो ज्यादा हाइट पे होगी उसका डिविएशन ज्यादा होगा, जो कम हाइट पे आएगी उसका डिविएशन, जो जैसे 0 हाइट पे आएगी, जैसे कि यहीं पे आ जाए सीधा, जैसे ये लाइट है, उसका डिविएशन क्या होगा 0। अरे बोलो, जैसे हम बोलते हैं ना ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट सीधी निकल जाती है क्योंकि उसकी हाइट एक तरह से 0 है। तो वो चीज यहां से भी वेरीफाई हो रही है क्या। हाँ रेडियन में होगा, वेरी गुड, रेडियन। क्यों होगा रेडियन में। आर्क वाला थोड़ी लगाया मैंने, तो टेन थीटा वाला लगाया है, टेन अल्फा बराबर अल्फा। हाँ टेन अल्फा बराबर अल्फा में जो अल्फा जब होता है वो रेडियन में होता है। कभी कभी तो अच्छी बातें करते हो तुम लोग, क्या बात है। अच्छा, ठीक है। देखो इधर, हम लिखो फटाफट लिखो, क्या कर रहे हो। अब हम बात करें डिस्पर्जन की। देखो इधर, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन क्या होगा। देखो बहुत सिंपल है डिस्पर्जन तो, कि ये कोई व्हाइट लाइट आ रही है लेट से, व्हाइट, ठीक है, इसमें वोयलेट वाला ज्यादा डिविएट होगा है ना, रेड वाला कम होगा, तो इनके बीच का एंगल होगा डिस्पर्जन थीटा। ये है डेल्टा वोयलेट, ये है डेल्टा रेड, तो थीटा कोई भी हो, डेल्टा वोयलेट माइनस डेल्टा रेड, यही होता है ना थीटा, खत्म। और डेल्टा वोयलेट को अपन लिख सकते हैं एच अपॉन एफ वोयलेट, और डेल्टा रेड को लिख सकते हैं एच अपॉन एफ रेड। हो गया थीटा, खत्म खेल। अच्छा अब ये क्या फोकल लेंथ भी अलग अलग होगी क्या, वोयलेट की और रेड की। म्यू अलग अलग होगा। म्यू किसका प्रॉपर्टी है, मीडियम प्लस कलर, मीडियम प्लस कलर, मीडियम प्लस वेवलेंथ है ना। तो अलग कलर का अलग म्यू, तो अलग फोकल लेंथ। कोई डाउट है इसमें किसी को। क्योंकि लेंस में जो ये आएगा डिस्पर्जन, ये कितना आएगा अगर इसको कैलकुलेट करें तो, हाँ, क्योंकि देखो लेंस में भी देखो थोड़ा थोड़ा ब्लू लाइट मुझे दिख रही है रिफ्लेक्ट होती हुई, है ना। एक्चुअली क्या होगी, म्यू का जो डिफरेंस होता है ना बहुत ही कम होता है ये। प्रिज्म में भी बड़े एंगल का प्रिज्म होना उसमें दिखाई देगा, छोटे एंगल वाले में तो देखना बहुत मुश्किल है क्योंकि स्प्लिटिंग इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी हम सोच रहे हैं, इसलिए दिखाई नहीं देता है। और फिर इसमें लेंस में तो कुछ एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वगैरह वो भी कुछ होती है, उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है, वो इंटरफेरेंस से रिलेटेड चीजें हैं वो, इंटरफेरेंस में पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन इंटर। एक डिस्पर्सिव पावर और यहां पर कैलकुलेट करके देखते हैं कितनी आएगी डिस्पर्सिव पावर। देखो डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, ओमेगा थीटा बाई डेल्टा मीन, है ना, एम मतलब मीन एवरेज। थीटा की वैल्यू तो ये हो गई, डेल्टा मीन की वैल्यू क्या होगी, देखो ये तो हो गई एच अपॉन 1/f माइनस 1/f r, और डेल्टा मीन क्या होगा, एच अपॉन एफ मीन, यही होगा ना, एफ मीन डिविएशन h/f, एच ऊपर नीचे कट गया, क्या बच गया,
1/FV। जब 1/FV को लेंस मेकर से म्यू वी -1, 1/R1 माइनस 1/R1 माइनस उसको बी लिखते हैं ना अपन, बी क्या है ये, 1/R1 माइनस 1 इसी प्रकार 1/FR को म्यू आर -1 इंटू बी, और 1/FM को म्यू मीन कौन सा, येलो, -1 इंटू बी, बी खत्म, बी क्या है, पता चल गया। म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू येलो -1, ये तो वही आ गया क्या, डेल्टा म्यू अपॉन म्यू -1 जो प्रिज्म में आया था। अरे हाँ कि ना, और ये डेल्टा म्यू बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है, तो इसको क्या डी म्यू भी लिख सकते हैं क्या, अरे बोलो तो ये तो इसका मतलब ये ओमेगा चाहे प्रिज्म हो चाहे लेंस हो, अगर दोनों का मटेरियल सेम है तो उनके लिए म्यू वी म्यू आर म्यू येलो भी सेम होंगे, तो क्या ओमेगा भी सेम होगा क्या, इसलिए ओमेगा भी सेम होगा क्या अगर प्रिज्म और लेंस के मटेरियल सेम है तो, यस, इसलिए ओमेगा के बारे में बोला जाता है कि डिस्पर्सिव पावर इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल क्या है हमारा, मटेरियल अगर सेम है तो उस मटेरियल का चाहे प्रिज्म बनाए चाहे लेंस बनाए ओमेगा क्या होगा, सेम। तो ये वाला पॉइंट यहां पर इसके बाद लिख लेना, ये ओमेगा देखो वही आया सेम जो प्रिज्म में आया था, नहीं आया क्या सेम, अरे हाँ या ना, तो हम आगे से इसको ही ओमेगा का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो लिख ले ओमेगा डिस्पर्सिव पावर के बाद यहाँ कि ओमेगा डिस्पर्सिव पावर इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये शायद कल भी लिखा था अपन ने, हाँ फिर इसको लिख लेना, ये लिख लेना, ओमेगा इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, डिस्पर्सिव पावर इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, डिस्पर्सिव पावर इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, लिख लिया। अब जैसे कॉम्बिनेशन हमने प्रिज्म में किया वैसे यहां भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, बच्चों इसमें भी सेम डिस्पर्जन ऐड हो जाएगा, जैसे डिविएशन ऐड होता है वैसे डिस्पर्जन भी क्या होता है, ऐड। तो यहां पर अगर हमें बोले कि दो लेंस रखे हैं, अरे बातें मत करो, तो नेट डिविएशन अगर कोई हमसे पूछे तो क्या होगा, पहले का डिविएशन प्लस कोई भी कलर हो, हर कलर में डिविएशन दोनों का ऐड होगा ना, अगर ये वाला कन्वर्जिंग और ये डाइवर्जिंग हो तो फिर क्या होगा, उसमें देखो लेंस में क्या दिक्कत है कि, मतलब दिक्कत क्या बोल रहा हूँ, लेंस में एक बेनिफिट अपने पास, जैसे डिविएशन को लिखा h/f1 प्लस इसको लिखा h/, सही है ना, दोनों बहुत पास पास है इसलिए जो हाइट इस पे होगी वही हाइट इस पे होगी, दूर नहीं है, अरे यस और नो। तो यहां पर क्या अपने को माइनस अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रिज्म में तो कोई साइन कन्वेंशन थोड़ी चलता है, लेंस में तो चलता है ना, तो अगर डाइवर्जिंग होगा तो उसकी फोकल लेंथ या नेगेटिव आएगी तो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, माइनस। तो यहां से इसलिए हमें F1 और F2 किसके साथ रखने हैं, विद साइन, क्या
प्रत्युष झा है कोई? नहीं है? अरे वहीं बैठ रहे, वहीं बैठ रहे, वहीं बैठ रहे। वो इंटरपोल ढूंढ रही है। डेल्टा नेट जो होगा एच बाई एफ वन प्लस एच बाई एफ टू हो जाएगा। सिमिलरली थीटा नेट क्या होगा? देखो थीटा नेट होगा थीटा वन, तो इसमें हमको अलग से प्लस माइनस की चिंता नहीं करनी है। अगर वो कन्वर्जिंग है और एक डाइवर्जिंग है तो अपने आप माइनस आ जाएगा। ओके ओके तो बोल दो। थीटा वन प्लस थीटा टू इसमें भी ऐड हो जाएगा। थीटा वन की वैल्यू अपनी हो जाएगी क्या? या तो थीटा वन को अपन लिख दें, क्या लिखें? या तो ओमेगा वन इंटू एफ वन लिख दें, या फिर थीटा वन को लिख दें ये डेल्टा वी वन माइनस डेल्टा आर वन। हाँ है क्या? सोच के बताऊंगा कल। देखो थीटा वन प्लस थीटा टू, थीटा वन प्लस थीटा टू लिखना है तो थीटा को हम या तो ऐसे लिख दें, कैसे? देखो दो तरीके हैं इसको लिखने के। या तो थीटा वन को आप लिख दें डेल्टा वी वन माइनस डेल्टा आर वन, मतलब ऐसे डेल्टा वी वन माइनस, यही होता है ना थीटा, और थीटा टू को क्या लिख देंगे? डेल्टा वी टू माइनस डेल्टा आर टू। या फिर थीटा वन को लिख दें ओमेगा वन डेल्टा वन प्लस इसको थीटा टू को ओमेगा टू एफ टू। बहुत अच्छे है, लिख लो। हाँ क्या? अरे थोड़ा बहुत अपने, क्या बोलूं मैं। अभी इसको जवाब दिए जब नहीं सुना था क्या? क्लास के बाद पूछना, ठीक है चलो। हाँ क्या? ये बच्चे मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं ना बीच बीच में। ओमेगा वन डेल्टा वन प्लस ओमेगा टू डेल्टा टू ही आएगा, बिल्कुल सही है। वेरी गुड। हाँ मैं चेक कर रहा था कॉन्फिडेंस हमारा। हाँ, चलो लिख लो। अच्छा इसमें भी स्पेशल केस हो जाएगा अगर एक्रोमेटिक वाला, हो सकता है क्या इसमें भी? यस इसमें भी हो सकता है। देखो इधर बात नहीं, इसमें भी प्रिज्म की तरह वो वाला स्पेशल कॉम्बिनेशन अगर हो जाए। कौन सा वाला स्पेशल? कौन सा वाला? हाँ एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। क्या होता है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन? जिसमें थीटा नेट तो हो क्या जीरो, बट डेल्टा नेट क्या हो नॉट, क्योंकि दोनों ही जीरो हो गए तो वो स्लैब की तरह हो जाएगा, क्योंकि स्लैब में होता है दोनों जीरो। स्लैब में थीटा भी जीरो होता है डेल्टा भी। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को कहता है एक्रोमेटिक। तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी? बातें नहीं, थीटा नेट क्या होगा? ये लिखा ना तो थीटा नेट थीटा वन प्लस थीटा टू, थीटा वन इसको मैं ये लिख देता हूं ओमेगा वन डेल्टा वन प्लस ओमेगा टू डेल्टा टू। वो भी लिख सकते हो म्यू डेल्टा वी वन माइनस डेल्टा आर वन, बट लेंस के सवालों में जनरली ओमेगा पर बेस क्वेश्चंस में ओमेगा गिवन होता है, इसलिए मैं ओमेगा के टर्म में लिख रहा हूं, चलेगा? और डेल्टा वन को क्या हम एच अपॉन एफ वन, और डेल्टा टू को क्या एच अपॉन एच, यहां पर कॉमन आ गया तो क्या बचा? बोलो, यही बचा। तो ये हो गया एक्रोमेटिक। चलो तो ये हो गया हमारा डिस्पर्जन। कुछ एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, लिखो। ठीक है चलो, तो इन चीजों को रिवाइज करना, याद करना है ना। चैप्टर ये देखो बहुत बड़ा चैप्टर है,
अभी तक तो पता चल ही गया होगा क्यों। बड़ा तो है जो है, लेकिन ये चैप्टर भी ऐसा नहीं है, मतलब ज्यादातर इसमें क्या है, मतलब फॉर्मुलेज काफी ज्यादा है इसमें। ये एडवांस में तो नहीं आता वैसे, ये सब तो मेंस में आता है ये सब। हाँ, मेंस में आता है, सही कह रहे हैं। एडवांस के सिलेबस में तो बस लेंस ये सब लिखा भी नहीं है। और देखोगे उसको सिलेबस को, उसमें डिस्पर्जन नहीं लिखा हुआ है शायद, जहां तक मेरे को याद है। मेंस में ही आता है ये सब। जो फॉर्मूला बेस ज्यादा होते हैं उनमें मेंस में ही आते हैं वो। क्या पूरा चैप्टर आएगा ना। जैसे एक एग्जांपल एक है कि लिखो क्वेश्चन। लिखो डिस्पर्जिव पावर, क्वेश्चन लिखो। Dispersive power of two lenses, dispersive power of two lenses are in the ratio, dispersive power of two lenses are in the ratio, in the ratio of 1:3. Dispersive power of two lenses are in the ratio of 1:3. If this combination, if this combination act as achromatic combination, if combination of these lens, if combination of these lens act as, if combination of these lenses act as achromatic combination, whose net power is, whose net power is 4 diopter, whose net power is 4 diopter, 4 diopter, 4, 4 plus 4 diopter, then find focal length of each lens, then find focal length of each lens, then find focal length of each lens. मतलब हमें बताना है कि दोनों लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, f1 और f2, दोनों का कॉम्बिनेशन का नेट पावर गिवन है और डिस्पर्सिव पावर का रेशियो गिवन है। हाँ, दोनों की फोकल लेंथ, एक की कितनी होगी दूसरे कितनी होगी, दोनों की बतानी है। क्या
1/6 -1/2 मीटर की सेंटीमीटर? देखो, हमें क्या बोला गया है कि एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है, ये बोला गया। तो एक्रोमेटिक की कंडीशन क्या है? ω1/f1 प्लस ω2/f2 इज इक्वल टू 0। यही है ना? ω1 ω2 का रेशियो दिया है, यानी हमें क्या दिया है? ω1/ω2 दिया है। तो यहां से क्या मैं ω1/ω2 को इसको इधर ले जाके माइनस ऐसे लिख सकता हूं क्या? बोलो। और ये वैल्यू 1/3 है, तो यहां से f1 f2 का रेशियो मिल गया मेरे को। कितना मिल गया? f1/f2 माइनस में आ रहा रेशियो, इसका मतलब एक लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो दूसरे की, और ऑब्वियस सी बात है नेट जीरो तभी होगा जब एक कन्वर्जिंग और दूसरा डाइवर्जिंग, तो एक की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और एक की। अब हमें और क्या दिया है? नेट पावर। क्या दिया है? नेट पावर दिया है। नेट पावर क्या होगी? P1 प्लस, और वो कितनी है? 4। डायप्टर, डायप्टर तो ऐसा यूनिट होती है ना, मीटर इनवर्स। अरे हाँ या ना? अब यहां से F1 F2 चाहिए तो क्या करें? P1 को 1/F1 लिख लें और इसको 1/F2 इक्वल टू 4। तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 खत्म क्वेश्चन। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लें। वहां से F1 की वैल्यू को लिख लें, या F2 की वैल्यू को 3F1 यहां लिख दें। तो 1/F1 प्लस F2 की वैल्यू वहां से मैं लिख रहा हूं -3F1 इक्वल टू 4। 1 - 1/3, 4/3 F1 इक्वल टू 4। तो F1 कितना आ गया? 1/3 मीटर में आएगा। वेरी गुड, 2/3 आएगा। तो F1 कितना आएगा? 1/6 आएगा। और F2 कितना आएगा? F2 तो -3F1 है, तो -3 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस, किस किस के आंसर आ गए थे? वेरी गुड, बहुत बच्चों के आगे बिल्कुल सही आंसर है। मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में पूछे तो सेंटीमीटर से कन्वर्ट कैसे करेंगे? ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 50/3। चलो, तो ये होता है, ये हो गया अपना काम। अब इसमें अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स जो कि ये भी एक बार मेरे को देखना, ये भी मेंस में, एडवांस में तो इसके क्वेश्चन आते नहीं है अभी, है ना? बट जो अभी अगला वाला टॉपिक है वो तो है ही, जेई मेंस का ही पार्ट है पूरा कंप्लीट, जो कि है आईज एंड इट्स डिफेक्ट्स एंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप। एक चीज और मैं उसको बताने से पहले एक चीज लास्ट और बताना चाहता हूँ, छोटी सी चीज और है। स्फेरिकल अबेरेशन, एक छोटा सा आता है टॉपिक, स्फेरिकल अबेरेशन, वो भी हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? क्या बोला अपन ने? स्फेरिकल अबेरेशन। देखो, अबेरेशन का मतलब क्या होता है? अबेरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, सुना है कभी? अबेरेशन मतलब जो नॉर्मल ना हो, मतलब नॉर्मल से हटके हो, एबनॉर्मल, मतलब लाइक जो नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए वो तो एक अलग बात है, बट थोड़ा नॉर्मल से अलग हो। तो स्फेरिकल अबेरेशन का मतलब क्या है कि जो, इसको अगर हम लेंस के उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर बोले तो इसका मतलब है डिफेक्ट ऑफ इमेज। क्या? डिफेक्ट ऑफ इमेज ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ मिरर एंड लेंस, क्योंकि मिरर भी स्फेरिकल होता है और लेंस की जो रेडियस होती है, दो R1 R2 भी स्फेरिकली होती है। तो डिफेक्ट ऑफ इमेज ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ लेंस एंड मिरर। ठीक? अरे ठीक है रे। अब कहोगे ऐसा कैसे डिफेक्ट हो गया स्फेरिकल शेप के कारण? देखो समझ आता हूं मैं कैसे होता है, समझना इधर।
सबसे पहले हम बात करें मिरर की, बात करें। देखो इधर होता क्या है मिरर में, कि जैसे मान लो ये अपने पास एक वो है एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर है। अब जैसे इसमें कोई लाइट रे आ रही है, ठीक, जैसे मान लो पैरेलल लाइट रेज आ रही है, ये सारी लाइट रे कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये फोकस पे मिलेगी, इस प्रकार से, है ना। ये सारी लाइट रे कहाँ मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। तो यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर ये लाइट रे पैरेलल आ रही है, मतलब इनफाइनाइट से आ रही है, तो इनफाइनाइट वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। लेकिन ये रे तो कौन सी है, पैरा एक्सियल है। अगर रे दूर आ रही हो कोई, इसका क्या होगा, इसको कहते हैं मार्जिनल रे। क्या कहते हैं, जो दूर हो। ये लाइट रे कहां से पास होगी, यहां फोकस के आगे, इधर पोल और फोकस के बीच में होगी ना। एक स्टार्टिंग में याद हो तो क्वेश्चन भी किया था कि इसका हाइट दिया था कि ये लाइट रे पोल पे ही चली जाए। जितना दूर होगी वो उतना पोल के उधर से पास क्यों होगी, क्योंकि इसका एंगल आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। जितना दूर होगी उसका आई नहीं बढ़ेगा। जैसे यहाँ सेंटर है इसका, तो अगर कोई लाइट रे यहाँ आ रही है तो इसका आई छोटा होगा, और कोई लाइट रे दूर आ रही है तो इसका आई क्या होगा, बड़ा। तो जितना आई बड़ा होगा तो आर भी तो बड़ा होगा ना फिर। तो ये उतना ही पोल की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी, बताओ। तो स्फेरिकल शेप होने के कारण क्या है कि अगर मिरर की अपर्चर, अपर्चर समझते हैं, बताया था ना अपर्चर साइज, अगर ये बड़ी है तो सभी लाइट रे एक पॉइंट पर नहीं मिलेगी, सभी लाइट रे एक पॉइंट पर नहीं मिलेगी। ये तो इनफाइनाइट की मैंने बात की। ऐसे इनफाइनाइट के अलावा अगर कोई पॉइंट फाइनाइट हो तब भी वो एक पॉइंट पर, जैसे यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, मान लो ये सेंटर के इधर रख दिया, तो वैसे हमको पता है कि सेंटर के इधर रखें तो इमेज यहाँ बननी चाहिए। बट ये तो तब है कि जब लाइट रे किधर हो, पास। लेकिन दूर वाली लाइट रे होगी, उसका क्या होगा, वो कहीं और से चली जाएगी। तो क्या सभी लाइट रे ये जो है एक ही पॉइंट पर मिलेगी क्या, नहीं। जब एक ही पॉइंट पर नहीं मिलेगी तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज बनेगी क्या, नहीं। तो इसी को कहते हैं डिफेक्ट ऑफ इमेज, कि पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज फैल गई ना, मतलब इमेज यहां से यहां तक फैल गई, और भी रहे होंगी लाखों करोड़ों, वो यहां होगी कोई यहां होगी, तो वो एक पॉइंट पर नहीं होकर के कई पॉइंट पर है, तो इमेज फैल गई कि नहीं फैल गई, बोलो, अरे बोलो तो। ऐसे ये लाइट रे यहाँ जा रही है, कोई यहाँ जा रही है, कोई अपने अपने हिसाब से सब चल रही है, तो वो इमेज जो है एक पॉइंट पर होने की बजाय कई पॉइंट पर हो गई, तो वो फैलना हो गया ना एक तरह का, यानी ब्लर हो गई। जैसे ब्लर कोई चीज होती है, कैसे होती है, ब्लर फैल जाती है, तो इमेज क्लियर नहीं दिखेगी। तो ये डिफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ एक तरह का, इसी को क्या कहते हैं, स्फेरिकल अबेरेशन। तो इसका रीजन क्या हुआ ऐसा होने का, लार्ज अपर्चर। क्या रीजन है इसका, लार्ज अपर्चर। अगर अपर्चर ही छोटा हो जाए, इसको काट दें ऊपर नीचे को, तो ना रहेगी मार्जिनल रे, ना रहेगा बस, ना बजेगी। तो ये होता है स्फेरिकल अबेरेशन, लिख लो इसको, कि ड्यू टू लार्ज अपर्चर, ड्यू टू लार्ज अपर्चर image of point object is not point image, image of point object is not point image। जब पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट नहीं है तो बड़े ऑब्जेक्ट की भी वैसी नहीं होगी जैसी होनी चाहिए, वो फैल जाएगी वो भी। स्फेरिकल शेप के कारण हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, इसलिए इसको, इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, स्फेरिकल अबेरेशन। समझ में आ गया सबको। इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपर्चर क्या कर दो, छोटा। टू मिनिमाइज दिस डिफेक्ट, हम या स्मॉल अपर्चर का मिरर यूज कर लें, स्मॉल अपर्चर, या फिर ऑब्जेक्ट छोटा रहेगा ना, क्या दिक्कत है। क्या, तो
हाँ हम्म एक बार सेंटेंस को अच्छे से बना के फिर पूछना है ना दोबारा से, समझ नहीं आया क्या पूछना चाह रहा है। एक चीज और यहां पर, अगर हमारा ऑब्जेक्ट, तो इसको स्मॉल अपर्चर करें और कोई तरीका नहीं है अपने पास, है ना, लेकिन हम एक और काम कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसके लिए अपन एक काम कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी अगर है तो उसकी रे कैसे आएंगी, पैरेलल। तो उसके लिए हम पैराबोलिक मिरर यूज कर सकते हैं। पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है ये कि इसका जो ये होता है एक्सिस, पैराबोला में भी तो फोकस होता है ना, एक एक वो होती है डायरेक्ट्रिक्स और एक होता है फोकस, दोनों से उसकी पैराबोला के एयर पॉइंट की डिस्टेंस सेम होती है। लोकस इसका डेफिनेशन क्या है, यही तो होता है कुछ ऐसे, है ना। हाँ। तो इसकी प्रॉपर्टी है कि जितनी भी लाइट आएंगी, चाहे वो पास हो चाहे दूर हो एक्सिस से, वो सारी पैराबोला के फोकस पे ही मीट करती हैं। पैराबोला की शेप इस प्रकार की है कि उसके कारण जितनी भी रेस के एक्सिस के पैरेलल है वो सब कहां मिलती हैं, तो उसमें हम पैराबोलिक मिरर यूज कर लेंगे। कब, जब रे कैसी आ रही हो, पैरेलल। तो यहां पर कोई स्फेरिकल अबेरेशन हुआ क्या, नहीं हुआ, नो स्फेरिकल अबेरेशन, नो स्फेरिकल अबेरेशन। हाँ क्या, कहां पर, नहीं ये तो इन्फिनिटी के लिए यूज कर रहे हैं ना, बाकी के लिए थोड़ी कर रहे हैं। बाकी तो ये है कि अपर्चर छोटा कर दो बस। इसी प्रकार लेंस में भी हो जाता है, स्फेरिकल शेप के कारण लेंस में भी जो हमने इमेज पढ़ी है वो पैराक्सियल रे के लिए पढ़ी है। अगर लेंस में भी मार्जिनल रे हो जाए तो उसमें भी क्या होगा, एक पॉइंट पे मिलेगी क्या, नहीं। तो लेंस में भी देखने को मिलता है ये लिख लिया सबने। लेंस में भी मैं बता देता हूं, लेंस में क्या होगा, देखो लेंस में भी यही सेम कहानी होगी कि अगर हमारे पास लेंस है और मार्जिनल रे आ रही है, से दूर वाली रे, देखो ये पास वाली रे तो कहां मिलेगी, सब लेंस के फोकस पे मिल जाएगी, लेकिन जो दूर वाली रे है वो कहां मिलेगी, उनका हाइट ज्यादा है तो डिविएशन ज्यादा होगा ना, तो ज्यादा डिविएट होके वो कहां मिलेगी, फोकस के पहले। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, सारी इमेज सारी रेज एक ही पॉइंट पे मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो यहां पर भी क्या अबेरेशन हो गया, क्या डिफेक्ट हो गया क्या, यस। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि क्या हो गया, डिफेक्ट आ गया। तो इसको भी मिनिमाइज करने के लिए क्या करें, तो जैसे यहाँ पर रीजन है लार्ज अपर्चर, तो यहाँ भी रीजन क्या है, लार्ज अपर्चर। तो हम क्या कर दें, इसकी अपर्चर क्या कर दें, छोटा, या फिर अपर्चर छोटा अगर ना कर सकें, लेंस को मान लो संभव नहीं है काटना, तो ये जो रेज है इनको आने से रोक दो, मार्जिनल रेज को आने से, या तो ऊपर नीचे मतलब इसके वो कर दो क्या, कोटिंग कर दो कुछ, या फिर कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दो कि लाइट रेज जो दूर वाली लाइट है वो आई नहीं, लेंस पे वो कर दो ब्लैक कोटिंग, या फिर कुछ कोई भी नॉन ट्रांसपेरेंट चीज यहाँ रख दो ताकि वो लाइट रेज को क्या कर ले, रोक ले। समझ में आ रही है बात। तो इसमें भी वही सेम चीज है, क्या, मिनिमाइज करने के लिए, टू मिनिमाइज, क्या करना पड़ेगा अपने को, स्मॉल अपर्चर। इसमें और भी चीजें होती हैं बट वो सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। स्मॉल अपर्चर कर लें, सबसे सिंपल तो यही है कि इतनी सिंपल सी बात है, ये तो सबको समझ में आ गई होगी। स्मॉल अपर्चर करने के लिए तो लेंस को ही छोटा बनाओ, या फिर क्या कर दो, जैसे ये लेंस है इसमें ऊपर नीचे वो कर दो कोटिंग, या फिर इसको
कुछ स्टॉपर लगा दो इसके आगे, यहाँ स्टॉपर मतलब जैसे ये लेंस है ना, सामने से ऐसा दिख रहा है, लेकिन इधर इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, इसको लेंस को अगर ऐसे देखें तो पीछे की तरफ ऐसे क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, साइड में कैसा क्रॉस सेक्शन होता है, सर्कुलर होता है ना। तो इसके आगे कुछ ऐसा रख दो, सर्कुलर शीट, उसमें बीच में होल हो और ट्रांसपेरेंट ना हो, मतलब ब्लैक कलर की शीट रख दी, कुछ बीच में एक छोटा सा होल हो, तो क्या होगा, इससे जो लाइट रे बस वो इस रीजन में से जाएंगी, ऊपर नीचे जो दूर वाली रे वो तो इससे रुक जाएगी ना। अरे हाँ या ना। तो कुछ स्टॉप करने के लिए रेज को स्टॉपर वगैरह ऐसे कुछ लगा दो, तो मतलब कुल मिला के अपर्चर छोटा करना है। बात समझ में आ गई? चलिए, एक छोटी सी चीज और है, क्रोमेटिक अबेरेशन। छोटी सी बात है, हाँ, नन्नी मुन्नी सी बात है। वो तो मैं अपन पढ़ ही चुके हैं, क्रोमेटिक अबेरेशन तो डिस्पर्जन जो होता है, नहीं पढ़ा? हाँ बोलो, क्या बात है, क्या हुआ? क्रोमेटिक अबेरेशन क्या होता है? क्रोमेटिक एबेरेशन लिख लो, डिफेक्ट ऑफ इमेज ड्यू टू पॉलीक्रोमेटिक लाइट। जैसे व्हाइट लाइट भी तो क्या है, पोली मतलब एक से ज्यादा कलर, पॉलीक्रोमेटिक लाइट इंस्टीड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो ये जो होता है ना डिस्पर्जन, ये भी इमेज में डिफेक्ट कर देगा। कैसे? अगर पॉलीक्रोमेटिक लाइट आ गई, जैसे व्हाइट लाइट, व्हाइट भी तो पॉलीक्रोमेटिक ही होती है ना। अब जैसे मान लो ये लेंस है, अच्छा लेकिन ये वाला डिफेक्ट किसमें होता है, सिर्फ मिरर में, लेंस में, या दोनों में? लेंस में। ये वाला डिफेक्ट सिर्फ किसमें होगा, मिरर में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो कलर वाला है, म्यू अलग होने वाला, ये तो रिफ्लेक्शन को इफेक्ट करता है ना। अरे रिफ्लेक्शन थोड़ी म्यू यू पे डिपेंड करता है, क्यों? तो लेंस में होता है। तो अब जैसे मान लो एक व्हाइट लाइट आ रही है यहाँ पर, व्हाइट लाइट मतलब पैरेलल बीम आ रही है, अब ये फोकस पर मिलेगी, लेकिन फोकस जो होगा, मान लो ये पैराएक्सियल भी है, फिर भी क्या ये पूरी बीम है एक ही पॉइंट पे मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। सबसे पास कौन सी होगी, सबसे ज्यादा कौन सी डिविएट होगी? वॉयलेट, वॉयलेट। और सबसे कम कौन सी डिविएट होगी? रेड, रेड वॉयलेट। तो यानी कि ये जो लाइट और बाकी कलर कहाँ होंगे, बीच में। तो ये हो गया वॉयलेट, इसका रेड का फोकस, और ये हो गया वॉयलेट का फोकस, सॉरी रेड का। बाकी कलर बीच में होंगे इसके, विबग्योर। तो यानी कि क्या हुआ कि ये लाइट रे अगर पैराएक्सियल है, फिर भी कलर पॉलीक्रोमेटिक होने के कारण ये स्प्लिट हो गई, और स्प्लिट हो गई तो एक पॉइंट पर नहीं मिली। तो अगर एक पॉइंट पर नहीं मिल रही है तो इमेज भी एक पॉइंट पर नहीं बनी, और एक पॉइंट पर नहीं बनी तो वो ब्लड हो गई इमेज, यानी डिफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो। और ये जो डिफरेंस है ना, फोकस जो है वोयलेट और रेड के बीच का, इस डिस्टेंस को जो कहते हैं, दोनों की जो फोकल लेंथ का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है फोकल लेंथ ऑफ, किसकी फोकल लेंथ ज्यादा है यहाँ पर? रेड की। और फोकल लेंथ ऑफ वोयलेट, इस डिफरेंस को कहते हैं लीनियर क्रोमेटिक अबेरेशन। लीनियर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एक एक्सिस के लोग है ना, लीनियर क्रोमेटिक अबेरेशन। इन दोनों का डिफरेंस, रेड का और वोयलेट का। और ये जो डिफरेंस की वैल्यू होगी एफ आर माइनस एफ वी, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? कैसे? देखो दो तरीका है, एक तो है बिल्कुल एग्जैक्ट फोकल लेंथ निकालो लेंस मेकर से, बट ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, इसलिए हम इसको लीनियर एलसीए, इसको डेल्टा एफ या डीएफ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डीएफ।
और डीएफ कैसे निकलेगा? डीएफ कैसे निकलेगा? डिफरेंशिएशन से। किसके डिफरेंशिएशन से? है डिफरेंशिएशन ऑफ इसका 1/f म्यू -1 इंटू बी। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन बताएंगे कोई मेरे को? क्या होगा, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? -1/f², म्यू का डिफरेंशिएशन डी म्यू, 1 का 0, बी तो कांस्टेंट है, 1/f², म्यू के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं, तो df/d म्यू। सही बता रहा हूं मैं, यहीं से फेंक दूंगा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू म्यू, पता चल गया ना, फालतू चीज। df/d म्यू ये आएगा डिफरेंशिएशन। देख लेना खुद से, डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए सबको, ठीक है? नहीं आए तो मेरे से मत पूछना। इसको df चाहिए था मेरे को, लेकिन ये b मेरे को परेशान कर रहा है। सबको ही कर रहा है b परेशान, की नहीं कर रहा है? तो ये जो इक्वेशन है ना, ये इसको मैंने बोला 1 और इसको बोला 2, दोनों को कर दिया डिवाइड। दोनों को डिवाइड करने से b की परेशानी खत्म हो जाएगी। क्या बचेगा इधर? इधर बचेगा df/d म्यू, और उधर बचेगा d म्यू अपॉन म्यू -1। और df जो चाहिए था मेरे को, वो कितना आ गया? नहीं उधर, सॉरी ये 1 आएगा। म्यू का डिफरेंशिएशन म्यू के रेस्पेक्ट में क्या होगा? 1। तो यहां पर df कितना आ गया? d म्यू अपॉन म्यू -1 इंटू एफ। और ये d म्यू अपॉन म्यू -1 क्या था? क्या था? ओमेगा। ये df माइनस में आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि वो म्यू जब बढ़ेगा, म्यू सबसे ज्यादा वोयलेट का होगा, तो म्यू वोयलेट का ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ कम होगी, तो म्यू बढ़ने के साथ फोकल लेंथ क्या हो रही है? कम। तो इसका मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं, तो इसी को कहते हैं LCA, ओमेगा इंटू एफ। इसका मोड माइनस तो ये बता रहा है कि म्यू बढ़ने के साथ फोकल लेंथ कम होती है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना। ये भी मेंस में क्वेश्चन इसका अगर आ जाए डायरेक्ट कभी ओमेगा एफ का, तो ध्यान रख लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वाला टॉपिक, ठीक है? इसमें टेंशन मत लो। लाओ शीट देना जल्दी, रेस कर लेना, काम करना। रेस 9 के बाद कौन सी की थी? 9 10 नहीं, उसके पहले एक नहीं की थी, वो तो 12 तो प्रिज्म की थी, उससे पहले। जल्दी जल्दी जल्दी, कौन सी? 9 10 एक बार देख के बताओ मुझे कोई, जल्दी। हाँ नहीं, उसके पहले 9 10 में भी। अब ये क्वेश्चन मेरे को पता नहीं है कौन से दिए हुए हैं, बीच वाले क्वेश्चन जो है देख लेना अपने हिसाब से। रेस बताना। 9 दी थी, 10 नहीं थी ना? और 11 नहीं दी। इसमें बीच में 2-5 क्वेश्चन बच रहे हैं, वो देख लेना। और रेस में 10 और 11। ओके, थैंक यू, बाय।